हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल चैप्टर का एक और टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। तो सबसे पहले हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइसोसोम्स हैं क्या? ये वैक्यूल जैसे ही हैं, बड़े से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लिखेंगे ये मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन में भी कितनी मेम्ब्रेन होती है इसके पास? सिंगल मेम्ब्रेन। तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और शेप क्या होती है इसकी? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, चलिए। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा? मतलब नॉर्मली हम ऐसा बना सकते हैं, राइट? अब इनके पास होता क्या है, इनको अलग से नाम दिया क्यों गया है? तो इनको अलग से नाम देते हैं बिकॉज दे हैज स्पेसिफिक एंजाइम्स। इनके पास एक पर्टिकुलर तरह के एंजाइम्स होते हैं, कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है तोड़ना। इनका काम है तबाही मचाना सेल के अंदर। बेसिकली ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जितने भी होंगे, ये किसी ना किसी चीज को टारगेट करके उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको तोड़ेंगे। क्या हो सकते हैं? जैसे आपके प्रोटीएज। प्रोटीएज किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन को। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। जैसे न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस को तोड़ेंगे नहीं, ये डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारा? लाइपेज। ये लिपिड्स को, फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे। इनके अलावा भी बहुत होते हैं, मतलब ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में भी बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। इन एंजाइम्स की एक बहुत खास बात है। क्या खास बात है? कि दे वर्क ऑन इन एसिडिक पीएच। ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच पे, मतलब कि लो पीएच पे वर्क करते हैं। और लो पीएच का मतलब कि H+ आयंस ज्यादा होने चाहिए, हाई H+ आयंस। अब देखते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं एक बढ़िया सा। देखिए, ये एक लाइसोसोम है, इसकी एक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एंजाइम्स होंगे बहुत सारे। इन एंजाइम्स के लिए बहुत एक सिंपल सा फैक्टर है, H+ आयंस। अब इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन में, यहाँ पर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हर मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं अंदर उसके एम्बेडेड। उसी तरह के कुछ प्रोटीन्स आपके लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे होते हैं। इनका काम होता है H+ आयंस को साइटोप्लाज्म में, मतलब बाहर से लाइसोसोम के अंदर लाना। तो इनका काम क्या होगा? यहाँ पर ये H+ आयंस ज्यादा है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में, और यहां से ये H+ आयंस को अंदर भेजेंगे। H+ आयंस को अंदर भेजेंगे। जब H+ आयंस की अमाउंट अच्छी खासी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पर ये जो एंजाइम्स होंगे इसके अंदर, जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कह रहे हैं, ये एक्टिव होंगे। इनका एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करता है? लो पीएच पे, मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ H+ आयंस पे। ओके, चलिए। तो ये सारी बात किसकी हो गई? हमारे लाइसोसोम की। अब लाइसोसोम की एक बहुत खास बात है कि ये पॉलीमॉर्फिक होता है। क्या होता है ये? पॉलीमॉर्फिक। पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म या मॉर्फिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? मॉर्फोलॉजी के लिए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो वैक्यूल होते हैं, मतलब जो ये लाइसोसोम वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे टाइप में चेंज हो सकते हैं। तो अब हमें वो टाइप्स देखने हैं। चलिए, ओके। तो ये हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल। इसके बाद एक और आता है, पर पहले इन तीनों की बात करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम कौन से होते हैं? प्राइमरी होते हैं जिनके पास इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस वाले लाइसोसोम में लो कंसंट्रेशन होगी H+ की, और पीएच जो होगा वो ज्यादा होगा, एल्कलाइन पीएच होगा।
ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली एल्कलाइन होता है। ऐसा नहीं है कि 14 समथिंग होगा या फिर आपका 10 से ज़्यादा होगा, होता कम ही है, बट आपके एसिडिक जितना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। फाइन, चलिए, तो ये ऐसा प्राइमरी लाइसोसोम हम उसको कहेंगे जिसके एंजाइम्स जो हैं वो अभी एक्टिवेट नहीं हुए, वो अभी अपने आप रेस्ट कर रहा है, वो साइटोप्लाज्म में बैठ के क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ओके, सिंपल सा है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी कौन से होते हैं, अब ये एक्टिव हो जाएंगे, हैज एक्टिवेटेड एंजाइम्स। अब एक्टिवेटेड होंगे कैसे, अभी अभी हमने बात करी, H+ आयंस को अंदर इनटेक करा जाएगा, तो यहाँ पर H+ आयंस की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और pH जो होगा वो कम हो जाएगा। फाइन, अच्छा, अब इनमें एक खास बात होती है, देखो इसका थोड़ा सा फंक्शन समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं, वापस से डायग्राम से समझते हैं, एक ये लाइसोसोम था, अभी हमने कहा ये प्राइमरी था, प्राइमरी के पास अपने एंजाइम्स थे पर ये इनएक्टिव थे, राइट। अब यही वाला एक्टिवेट होगा, पर ये एक्टिवेट क्यों होगा, इसको क्या सपने आएंगे कि एक्टिवेट हो जाएगा कि अच्छा मुझे एक्टिवेट होना है, नहीं, ये होता है ऐसे कि यहाँ से एक वैक्यूल चलकर आता है, ये वैक्यूल एंट्री लेगा उसकी जिंदगी में। कौन सा वैक्यूल है, ये है आपका फेगोसोम। फेगोसोम नाम सुना होगा फेगोसोम का। फेगोसोम क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को एनगल्फ करता है तो वो उसको एक वैक्यूल में भर देता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस की वजह से जो वैक्यूल बनता है जिसमें सामान अंदर आता है, उस वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे, फेगोसोम। तो इसके अंदर कोई भी सामान हो सकता है जिसको हमने डाइजेस्ट करवाना है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई आपका कोई भी चीज, बिल्कुल कोई भी चीज सेल के अंदर, ये कोई ऑर्गेनली भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पर पैक होकर आई है इस वैक्यूल में। अब इस चीज को हमें डाइजेस्ट करवाना है, हम क्या करेंगे, मतलब हमारा सेल क्या करेगा, इन दोनों वैक्यूल्स को, मतलब लाइसोसोम को, प्राइमरी लाइसोसोम को और फेगोसोम को आपस में फ्यूज करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेगोलाइसोसोम। क्या कहेंगे इसको हम, फेगोलाइसोसोम। और इस फेगोलाइसोसोम के अंदर अब क्या होंगे, एक्टिवेटेड एंजाइम। तो फेगोलाइसोसोम में ही हम कह देते हैं क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि इसी वजह से जो लाइसोसोम है वो एक्टिवेट होता है, उसको पता चलता है कि अच्छा मेरे पास डाइजेस्ट करने के लिए सामान आ गया है, अब मुझे क्या करना है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर इस टाइम पर H+ आयंस अंदर आ जाएंगे और इस वजह से जो इसके एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंजाइम्स हैं और जो भी ये मटेरियल था इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। फाइन, तो ये हो गई कहानी किसकी, सेकेंडरी लाइसोसोम की। क्या था, एक्टिवेटेड एंजाइम्स थे। एक्टिवेट क्यों होते हैं एंजाइम्स, क्योंकि क्या आ जाता है वहां पर, एक और लाइसोसोम, सॉरी एक और फेगोसोम आ जाता है। फेगोसोम के अंदर हमारी जो भी डाइजेस्ट करने वाली चीज है वो होगी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडीज क्या है, एक तरह से टर्शरी लाइसोसोम समझ लीजिए। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर वेस्ट होता है, वेस्ट आफ्टर डाइजेस्टिंग मटीरियल इन फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम में अभी हमने क्या करा है, सारी चीजें डाइजेस्ट कर दी हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो चीजों का यूज था उसको रिसाइकिल करवा दिया जाएगा, उसको वापस से सेल में कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाएगा। बाकी बची हुई चीजों को, मान लेते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको यहाँ पर बाहर फेंक दिया जाएगा। जो यहाँ पर वैक्यूल बनेगा उस टाइम पर, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ वैक्यूल बनाते हैं, ये एक वैक्यूल है, अब ये फ्यूज होता हुआ बाहर निकल रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। देखो यहां से ये वैक्यूल बन रहा है, तो ये वैक्यूल जो बन रहा है इसके अंदर ये वेस्ट है, वेस्ट है इसके अंदर ये, ठीक है। अब ये वेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस हो रही है। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है, सेल के अंदर से वेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है। फाइन, तो ये हो गया रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी क्या है, जिसके अंदर हमारा
वेस्ट रहता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट बचा कुचा होता है वो जिसके अंदर रहता है वो क्या हो गया हमारा रेजिडुअल बॉडीज। चलिए, इसके बाद एक फोर्थ टाइप आता है हमारा लाइसोसोम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा हुआ होगा पहले से मतलब कि हमारे लास्ट क्लासेस से, 9th वगैरह से। चलिए, नाम है ऑटोफेजिक लाइसोसोम, AKA जल्दी से बता दीजिए क्या बोलते हैं इसको, और सुसाइडल लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम नहीं, बॉडी, सुसाइडल बॉडीज या फिर बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बॉडीज या फिर बैग। चलिए, अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, मतलब हमें वैसे ये पहले से बताया जा रहा है कि ये सेल को डाइजेस्ट कर देता है, पर होता क्या है समझते हैं। देखिए, कोई एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कि डैमेज हो चुका है, अब हमने उसकी रिपेयर करने की कोशिश करी, हमने कोशिश करी कि वो अभी ठीक हो जाए, पर वो नहीं हो रहा है ठीक। हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो अब हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हमारे लिए मुसीबतें बना सकता है अब, फाइन। इस वजह से उस ऑर्गेनली को बेकार कर दिया जाएगा, मतलब डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कोई एक सेल है हमारी बॉडी में, उस सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई, वो कैंसरस बन गया फॉर इंस्टेंस, वो कैंसरस बन गया है, अब हमें उसको खत्म करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक कैंसर का सेल बाकी सेल्स को भी कैंसरस बना सकता है। तो इस कैंसरस सेल को हम क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश। और वो कोशिश कैसे करी जाती है, लाइसोसोम को एक्टिवेट करके। लाइसोसोम इस टाइम पर क्या करेगा, वो खुद से बर्स्ट हो जाएगा, उसके अंदर के जितने एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कोई प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी हैं, वो सारे के सारे पूरे सेल में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और फैलने की वजह से जितनी चीजें उनके आगे आती जाएंगी वो सबको क्या करते जाएंगे, डाइजेस्ट। करेक्ट। चलिए, तो यहां पर डाइजेस्ट इटसेल्फ, सबसे पहले वो खुद को डाइजेस्ट करेगा ताकि वो बर्स्ट हो सके। बेसिकली बर्स्ट ऐसे फटता नहीं है, पर वो खुद की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके सारे एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो डाइजेस्ट इटसेल्फ, इस वजह से इसको ऑटोफेजिक बोला जाता है। ऑटो मतलब खुद से, फेजिक मतलब टूट जा रहा है, ऑटोफेजिक। ओके, ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, ऑटोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, डाइजेस्ट whole cell and its organelles, पूरे के पूरे सेल को भी और साथ में जितने भी ऑर्गेनलीज हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना, ये जो पूरा सिस्टम चलता है, अच्छा इसमें ये सबसे 4 टाइप सबसे अलग है, क्योंकि ये कभी कभी ही वर्क करता है, हर सेल में ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहीं पर एक चीज देख लेते हैं, कुछ लाइसोसोम, हमें पता चल रहा है कि भाई कोई चीज़ बिगड़ेगी तो उसको बेकार करने का, मतलब उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है, हमारे लाइसोसोम का। पर इसके अलावा ये कभी कभी और थोड़ी सी अलग चीज़ें भी करता है। जैसे देखिए, जैसे आपने सुना होगा जो फ्रॉग का टेडपोल होता है, फ्रॉग का टेडपोल मतलब उसका जो लार्वा है उसके पास टेल प्रेजेंट होती है, हैज टेल, पर अडल्ट फॉर्म में नहीं होती है टेल, राइट। जो फ्रॉग होता है, मेंढक जो होता है, उसके पास टेल होती है, नहीं होती। तो वो टेल कहाँ जाती है और कैसे जाती है, तो वो टेल धीरे धीरे डाइजेस्ट कर दी जाती है। डाइजेस्ट करने के लिए कौन काम आता है, हमारा लाइसोसोम। तो उसके पास हमारे एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, लाइसोसोम्स एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है, कैथेप्सिन। इस एंजाइम की हेल्प से इट डाइजेस्ट इट्स टेल। कब होती है डाइजेस्ट, जब वो मेटामॉर्फोजेनेसिस करता है, यहीं लिख देते हैं, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोजेनेसिस। जब वो एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है तब वो ये वाली फंक्शन करने लगता है। फाइन, उसका ये एंजाइम एक्टिवेट होता है और उसकी टेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम कंप्लीट। अब जल्दी से बात कर लेते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक नॉर्मल से स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही है जैसे कि हमारे लाइसोसोम थे। तो लिख लेते हैं इनके बारे में, क्या है ये, अच्छा ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो सिंगल
मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर ऑर्गेनलीज। ओके, तो अब इनका क्या काम है, क्या करते हैं ये? तो बेसिकली ये या तो किसी चीज़ को स्टोर करेंगे या फिर बेसिकली स्टोर ही करते हैं, पर ये अलग अलग चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन थोड़ा अलग अलग हो जाता है। धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम प्लांट के वैक्यूल की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा जायंट होता है, राइट? तो सबसे पहले प्लांट का वैक्यूल, प्लांट्स वैक्यूल, ये बहुत ज़्यादा एरिया को घेर सकता है, राइट? तो ये जो एरिया स्पेसिफाई कर मतलब अपना रखता है वो स्पेसिफिक नहीं है कुछ, बट वो 30 से 80% तक इतना एरिया कवर कर सकता है। फाइन, 30 से 80% तक एरिया वो कवर कर सकता है पूरे के पूरे सेल का। अब प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट होता है, कहीं नहीं जाएगा, हमेशा वही रहता है। बस किस पे नहीं होता? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे नहीं होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पे नहीं होता, बाकी सब में ये प्रेजेंट होगा वैक्यूल बड़ा सा। इसका काम क्या होता है? बेसिकली प्लांट में ना इसका काम होता है वेस्ट को स्टोर करना, स्टोर वेस्ट। यूजुअली ये किसको स्टोर करता है? वेस्ट को। और वेस्ट में ज़्यादातर क्या आ जाता है? जैसे कि जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट में, जो कि उसको बेसिकली वेस्ट नहीं कहूँगी, ये टर्जिडिटी के भी हेल्प आता है, मतलब कुछ चीज़ें वेस्ट हैं, कुछ चीज़ें उसको हेल्प कर रही हैं, तो यहाँ पर ये टर्जिड बनाता है। गिव टर्जिडिटी टू सेल, सेल को टर्जिड भी रखता है ये वाटर, ठीक है। इसके अलावा सैप होता है। सैप क्या होता है? जो आपके जाइलम में मिनरल्स होते हैं, जब वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनको भी वैक्यूल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, उसी को सैप बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? बाकी वेस्ट हो सकता है, वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ उसके पास एक्स्ट्रा है वो उसको यहाँ पर रख सकता है, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें रहती हैं प्लांट के वैक्यूल के पास। अब प्लांट के वैक्यूल की एक बहुत खास बात है कि इसकी मेम्ब्रेन को एक खास नाम दिया गया है, मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स वैक्यूल इज नोन एज, ये नोन एज है, नोन एज टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है इसको? टोनोप्लास्ट। इसको याद रखेंगे, प्लांट के वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। चलिए, इसके अलावा कुछ और वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्ट में मिलता है ज़्यादातर, जो आपके पैरामीशियम है, अमीबा है, इन सब में मिलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है इसका। इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास? इसके अलावा हमारा होता है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल भी आपके प्रोटिस्ट पे होता है, साथ साथ प्लांट्स पे भी होता है। प्लांट्स में इस वैक्यूल के अलावा भी प्लांट्स में मेजर, मतलब हम बात कर रहे हैं एल्गी की, एल्गी का जो फूड स्टोर होता है वो वैक्यूल्स में हो सकता है, ठीक है, फूड वैक्यूल। और प्रोटिस्ट में भी होता है, ये नाम से पता चल रहा है फूड स्टोर करेगा, होता किस किस में? प्रोटिस्ट में होता है और साथ साथ एल्गी में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिक सा हमारा है, उसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, उसको यहाँ अलग से लिखेंगे हम, यहाँ पे येलो से, ओके। एक होते हैं हमारे स्यूडो वैक्यूल, स्यूडो वैक्यूल, नाम में ही स्यूडो है, स्यूडो मतलब फॉल्स। अब इनको फॉल्स क्यों कहा जा रहा है? फॉल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके पास ना मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनके पास इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सबसे अच्छी बड़ी खास बात है जिसकी वजह से इसको स्यूडो वैक्यूल बोला जाता है। होते किस में है ये मिलते हैं, ओके, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल में ये मिलते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरियाज में। अब वहाँ पर इनका क्या काम हो सकता है? वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी में मिलता है काम। जैसे कि किसी आपकी बैक्टीरिया को, जैसे हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है, उसको वाटर के सरफेस पे रहना होता है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, राइट? तो इस वजह से उसको वाटर सरफेस पे रहने के लिए बायोन्सी चाहिए, तो वहाँ पर एयर को कैप्चर करके स्टोर करने का काम कौन करेगा? आपका यहाँ पर स्यूडो वैक्यूल।
उसको कोई चीज़ स्टोर करनी है, उसको पिगमेंट स्टोर करना है, स्यूडो वैक्यूल। अगर किसी और चीज़ को फॉस्फेट मतलब किसी और बैक्टीरिया को फॉस्फेट स्टोर करना है, स्यूडो वैक्यूल। वहाँ पर ज़्यादातर सारे जितने भी आपके बैक्टीरिया में वैक्यूल्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, स्यूडो वैक्यूल। फाइन, तो ये अब आपका वैक्यूल भी खत्म। इसके बाद एक लास्ट बात करते हैं। अब ये लास्ट बात कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारे जितने भी हमने लास्ट अभी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनेलीज पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स और साथ साथ हमारे वैक्यूल्स। इनके बारे में एक बात आती है, एक टॉपिक आता है कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि ये इन चारों ऑर्गेनेलीज का बना हुआ एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है। ये आपस में ना एक साथ काम करते हैं, ये मिलजुल कर काम करते हैं। एक काम अगर कोई नहीं निपटा पा रहा है पूरी तरह से तो दूसरा उसकी मदद कर देगा। जैसे लाइजोसोम हमने देखा किससे बनते हैं, गोल्जी एपरेटस से, राइट, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। उसके एंजाइम्स कहाँ से बन के आते हैं? अच्छा, अभी हमने बात करी थी, तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। बनाएगा कौन? हमारा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो बनाता था प्रोटीन, तो वही हमें बनाकर देगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस तरह से ये सारे आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इनके बारे में बात करते हैं जल्दी से। देखिए, ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, इसको छोटा कर लेते हैं साइज में। ओके, स्लाइड आ जा रही है बीच में, एक काम करते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं ऐसे। चलिए देखिए, ये हमारा डायग्राम है। इसमें स्टार्ट कहाँ से करा था हमने? न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं आता है पर ओके, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हमने न्यूक्लियस की बात सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ही हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ हमारा रहता है आरईआर। आरईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, उसी से बनती है आगे जाकर। तो इस वजह से हमने यहाँ पर न्यूक्लियस को काउंट किया, नहीं तो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कभी भी न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते। ओके, सिर्फ 4 ऑर्गेनेलीज को काउंट करेंगे, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स। चलिए, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा क्या बना? प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स। स्मूथ में क्या बनेंगे? लिपिड्स, और प्रोटीन बनेंगे हमारे आरईआर में। इन्होंने प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह चीजें बनाई, इनको पैक किया। अब ये जो पैक्ड सामान है ये जरूरी नहीं है कि फंक्शनल हो। जो प्रोटीन है वो अपना काम कर जाए एकदम से, कर भी सकता है पर नहीं भी कर सकता। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले कहाँ भेजेंगे? गोल्जी एपरेटस में। कौन से फेज से? उसके सिस फेज से, ठीक है। यहाँ से वो एंटर करेगा, फॉर्मिंग फेज इसीलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ से चीजें एंटर करती हैं, यहाँ से चीजें बननी स्टार्ट होती हैं। गोल्जी एपरेटस अब क्या करेगा? उसमें मॉडिफिकेशन लाएगा, उसमें कोई कोई चीजें ऐड करेगा, उसको फंक्शनल बनाएगा, स्टोर करेगा अगर वो चीज़ ज़्यादा हो गई है, और उसको आगे भेजेगा। तो यहाँ से पाथवे से फिर आगे चलकर ट्रांसगोल्जी से जो भी वैक्यूल है वो निकलेगा, और आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाना होगा तो बाहर चला जाएगा, नहीं तो सेल में कहीं और चला जाएगा। अब देखें, यहाँ से देखें, ये वैक्यूल छोटे छोटे वेसिकल्स बन के आते हैं, वैक्यूल्स नहीं वेसिकल्स आते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे वेसिकल्स हैं। स्मॉल साइज में जो ये बनते हैं और जो सिस फेस से आते हैं ये वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स ईआर से आए सामान लेकर सिस वाले फेस में अंदर एंटर कर गए। यहाँ एंटर कर कर इनकी मॉडिफिकेशन वगैरह होगी, फिर इनको बाहर निकाला जाएगा। बाहर ये निकाल सकते हैं या तो वेसिकल्स में या फिर बड़े बड़े वैक्यूल्स में। अब ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े लार्ज में, मतलब लार्ज साइज के हैं। अब ये वैक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? ये लाइजोसोम भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर लाइजोसोम भी बनकर निकल सकता है। लाइजोसोम अगर बनकर निकलेगा तो यहाँ पर ये पहले प्राइमरी होगा, फिर जब इसको दूसरा आपको फैगोसोम मिलेगा तो ये सेकेंडरी बनेगा, फिर सेकेंडरी के बाद ये क्या बनेगा? टर्शरी बनेगा, मतलब आपका रेजिडुअल बनेगा, रेजिडुअल बॉडीज बनेंगी। रेजिडुअल बॉडीज अब फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगी एक्सोसाइटोसिस से। सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा है। अगर ये क्या हुआ? अगर ये लाइजोसोम हुआ, ओके यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख लेते हैं। अगर ये लाइजोसोम हुए तो ये कुछ इस तरह की प्रोसेस करेंगे, फाइन, ओके। अगर ये बाकी कोई और प्रोटीन हुए तो ये अपना यहाँ से निकलेंगे, वैक्यूल में बंद रहेंगे, और कहीं पर भी जहाँ पर भी उनका काम है वहाँ पर उनको भेज दिया जाएगा। अब ये जो वैक्यूल होते हैं इनके ऊपर ना कवरिंग हो सकती है। मान लेते हैं एक वैक्यूल बनाते हैं हम, कहाँ बनाए? यहाँ बनाते हैं। एक ये वैक्यूल है, इसके अंदर सामान भरा हुआ है।
इस सामान को कहाँ जाना है वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है, इसके ऊपर यहाँ पर प्रोटीन्स लगे हुए होंगे पहले से ही वैक्यूल के ऊपर। ये बताते हैं कि इसको किसी ऑर्गेनली पे जाना है, इसको बाहर वाले सेल पे जाना है या कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये कोटेड होते हैं, प्रोटीन से कोटेड होते हैं ताकि इनको पता चल सके कि इनको कहाँ पर वो चीज़ को पहुँचाना है। फाइन, तो ये हो गया आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें ये चारों ऑर्गेनलीज आपस में साथ में काम करते हैं। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।